तो दोस्तों इसलिए नाम की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली थी 2023 के अंदर। इसी का दूसरा पार्ट एक तरह से स्लेट 2 हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि एक तरह से बेहतरीन अंदाज में हमें 2025 तक देखने को मिलेगा। तो आज हम उसी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। का अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो थॉम जिम्नी द्वारा निर्देशित सिल्वेस्टर स्टेलोन के जीवन और विरासत के बारे में है। इसका प्रीमियर 2023 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 3 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। सारांश: यह फिल्म मैनहट्टन में कठिन बचपन से लेकर संघर्षशील अभिनेता, एक्शन फिल्म निर्माता और रॉकी और रेम्बो सहित हॉलीवुड फ्रेंचाइजी के स्टार तक सिल्वेस्टर स्टेलोन के जीवन और लगभग 50 साल के करियर की पड़ताल करती है। 1-2 इसमें स्टेलोन की फिल्म निर्माण की खोज, उनकी फिल्मों के दृश्य, उनके बचपन की तस्वीरें और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, फ्रैंक स्टेलोन, हेनरी विंकलर, टालिया शायर, जॉन हर्जफेल्ड, वेस्ले मॉरिस और क्वेंटिन टारनटिनो के साक्षात्कार शामिल है। 3-4-5 उत्पादन: फिल्म की घोषणा 30 जून 2023 को की गई थी। 2 इसका निर्माण सीन स्टुअर्ट द्वारा किया गया है और कार्यकारी निर्माता स्टेलोन, ब्रैडेन आफ्टरगुड, बिल जेंकर, सैम डेल कैंटो, जॉन बेयर, टॉम फॉरमैन और जेनी डेली है। 3 मुक्त करना: फिल्म का प्रीमियर 2023 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 16 सितंबर 2023 को समापन रात की फिल्म के रूप में हुआ। 1 और 3 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। 3 स्वागत: समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 54 आलोचकों की 81% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, सिल्वेस्टर स्टेलोन की दीर्घायु के लिए एक पूरी तरह से देखने योग्य प्रमाण। स्ली अपने मुक्कों को खींच सकता है, लेकिन यह लगातार आकर्षक है। 6 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 17 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। थॉम जिम्नी एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और संपादक है, जो अमेरिकी रॉक गायकीकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ संगीत वीडियो और लंबे फॉर्म कॉन्सर्ट फिल्मों पर अपने काम के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1 कैरियर का आरंभ: जिम्नी ने स्वतंत्र फिल्मों और संगीत वीडियो पर क्रेडिट के साथ एक संपादक के रूप में अपना करियर शुरू किया और स्प्रिंगस्टीन कॉन्सर्ट स्पेशल ब्रूस स्प्रिंगस्टीन एंड द ई स्ट्रीट बैंड लाइव इन न्यूयॉर्क सिटी पर अपने काम के लिए 2001 में 53वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में वैरायटी प्रोग्रामिंग के लिए उत्कृष्ट चित्र संपादन के लिए एमी पुरस्कार जीता। 2 वह ड्रामा टेलीविजन सीरीज द वायर के संपादक भी थे। 1 स्प्रिंगस्टीन के साथ काम करें: 2005 में उन्होंने विंग्स फॉर व्हील्स, द मेकिंग ऑफ बॉर्न टू रन रिलीज की, जो निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म थी, जिसने 2007 में 49वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म का ग्रैमी पुरस्कार जीता। 3 उन्होंने स्प्रिंगस्टीन ऑन ब्रॉडवे कॉन्सर्ट रेजिडेंसी की नेटफ्लिक्स फिल्म का निर्देशन किया। 4 जिसके लिए उन्होंने 2019 में 71वें प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में वैरायटी स्पेशल के लिए उत्कृष्ट निर्देशन के लिए एमी जीता। 5 2019 की फिल्म वेस्टर्न स्टार्स, जिसे जिम्नी ने संगीतकार के अपने निर्देशन में स्प्रिंगस्टीन के साथ सहनिर्देशित किया, का प्रीमियर 2019 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 6 2020 में उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म लेटर टू यू का निर्देशन किया। 7 अन्य कार्य: उन्होंने एल्विस प्रेस्ली डॉक्यूमेंट्री फिल्म एल्विस प्रेस्ली, द सर्चर। 8 विली नेल्सन डॉक्यूमेंट्री सीरीज विली नेल्सन एंड फैमिली। 9 और 2023 सिल्वेस्टर स्टेलोन डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्ली का भी निर्देशन किया। 10 टाइलर स्ट्रिकलैंड फिल्म और टेलीविजन के लिए एक अमेरिकी संगीतकार है। उन्हें रशीदा जोन्स की हॉट गर्ल्स वांटेड, CNN की फ्रेश ड्रेस्ड और नेटफ्लिक्स की ऑड्री एंड डेजी जैसी प्रशंसित वृत्तचित्रों के लिए स्कोर प्रदान करने के लिए जाना जाता है।
उन्होंने नेटफ्लिक्स के द मार्स जेनरेशन के लिए संगीत भी प्रदान किया। उन्होंने हाल ही में नेटफ्लिक्स पर कैट पीपल के लिए उत्कृष्ट संगीत निर्देशन और रचना के लिए 2022 डेटाइम एमी एक जीता। आजीविका संगीतकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत में स्ट्रिकलैंड ने कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंधित एक कलाकार के लिए मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में दौरा किया। एक टूरिंग संगीतकार के रूप में अपने समय के दौरान स्ट्रिकलैंड ने द फू फाइटर्स और जर्नी जैसे कलाकारों के साथ काम किया। 2010 में उन्होंने एक वाद्यवादक के रूप में अपनी प्रतिभा का उपयोग करना शुरू किया और उन्हें फिल्म स्कोरिंग में लागू किया। 2012 में द जीनियस ऑफ मैरियन के लिए स्कोर प्रदान करने के बाद उन्हें जल्दी ही सफलता मिल गई, जिसने ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल में काफी आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की। 3. दर्शन स्ट्रिकलैंड का मानना है कि ध्वनि हमारे दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली हर चीज का 50% है। सही संगीत के बिना कोई भी वातावरण पूर्ण नहीं होता। स्कोर के संबंध में सभी गति ऑन स्क्रीन छवि से उत्पन्न होनी चाहिए। वह इसे यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका बताते हैं कि स्कोर फिल्म को बेहतर बना रहा है, न कि दर्शकों का ध्यान उससे हटा रहा है। 4. स्ट्रिकलैंड के वर्कफ्लो में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक निर्देशक के साथ संचार है। वह इसे स्कोरिंग प्रक्रिया के संभावित रूप से सबसे प्रेरक और रोमांचक भागों में से एक के रूप में वर्णित करते हैं। 5. 4. लेटर टू यू बिलबोर्ड 200 पर नंबर 2 पर पहुंचा। अमेरिका में अपने पहले हफ्ते में 96,000 यूनिट्स की बिक्री हुई, जिससे स्प्रिंगस्टीन पिछले 6 दशकों में प्रत्येक में नए शीर्ष 5 चार्टिंग एल्बम वाले पहले कलाकार बन गए। 70. यह शीर्ष 5 में उनका 21वां एल्बम भी था। 71. स्प्रिंगस्टीन ने जॉन मेयर के साथ 5 स्थानों के साथ टॉप रॉक एल्बम चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया। 72. 26 अक्टूबर को आधिकारिक चार्ट कंपनी ने घोषणा की कि लेटर टू यू मिडवीक एल्बम चार्ट अपडेट में नंबर 1 पर था। 73. अगले 4 सबसे अधिक बिकने वाले एल्बमों की तुलना में अधिक बिक्री हुई और चार्ट सप्ताह के अंत में यूनाइटेड किंगडम में स्प्रिंगस्टीन का 12वां नंबर 1 एल्बम बनने की राह पर था। 74. 76. स्प्रिंगस्टीन और मैडोना के पास 12 नंबर 1 एल्बम है, जो एल्विस प्रेस्ली और रॉबी विलियम्स के 13 के बाद दूसरे स्थान पर है। 77. अरिया चार्ट में लेटर टू यू ऑस्ट्रेलिया में कलाकार का 5वां नंबर 1 एल्बम था। 78. लेटर टू यू संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था जिस सप्ताह यह शुरू हुआ। हालांकि यह स्ट्रीमिंग और व्यक्तिगत ट्रैक बिक्री के कारण ल्यूक कॉम्स के व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के पुनः रिलीज के पीछे था, जिसमें 96,000 समकक्ष एल्बम इकाइयां थीं, जिसमें 92,000 एल्बम बिक्री शामिल थी। 70. दूसरे सप्ताह तक यह 1,17,000 से ऊपर हो गया था। 79. यूनाइटेड किंगडम में पहले सप्ताह की बिक्री 51,800 इकाइयां थीं, जिनमें 95% भौतिक उत्पाद और डाउनलोड थे। 75. 2020 के डेब्यू सप्ताह में सबसे अधिक एल्बम बिक्री के लिए लेडी गागा के क्रोमेटिका से थोड़ा पीछे, उनका एल्बम 53,000 था। 77. यह 2020 का अब तक का सबसे तेजी से बिकने वाला एल्बम था। 81. संयुक्त राज्य अमेरिका में लेटर टू यू ने अपने पहले सप्ताह में 78,631 एल्बम की बिक्री की। 82. जिसमें विनाइल पर 18,000 शामिल थे, जिससे यह टेम इम्पाला द्वारा द स्लो रश के बाद वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला विनाइल एल्बम बन गया। 71. आयरलैंड में यह 2020 का अब तक का सबसे तेजी से बिकने वाला एल्बम था, जिसने चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया और स्प्रिंगस्टीन को 9 के साथ एकल कलाकार द्वारा सबसे अधिक नंबर 1 एल्बम के लिए एमिनेम के साथ बराबरी पर छोड़ दिया। 83. एल्बम के 2 गाने लेटर टू यू और घोस्ट्स रॉक डिजिटल सॉन्ग्स चार्ट पर क्रमशः 2 और 5वें स्थान पर रहे। 84. इसके अलावा स्प्रिंगस्टीन ने नवंबर की शुरुआत में आर्टिस्ट 100 में दूसरा स्थान हासिल किया। 85. चार्ट साप्ताहिक चार्ट लेटर टू यू का साप्ताहिक चार्ट प्रदर्शन। चार्ट 2020 से 2021 ऊपरी स्थिति। ऑस्ट्रेलियाई एल्बम अरिया
86 ऑस्ट्रेलियाई विनाइल एल्बम अरिया 87 ऑस्ट्रियाई एल्बम 3 ऑस्ट्रिया 88 बेल्जियम एल्बम अल्ट्राटॉप फ्लैंडर्स 89 बेल्जियम एल्बम अल्ट्राटॉप 93 कैनेडियन एल्बम बिलबोर्ड 90 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने डॉक्यूमेंट्री की समीक्षा की, इसे मृत्यु पर एक शानदार ध्यान के रूप में वर्णित किया, जो किसी ऐसे व्यक्ति का उत्साहित करने वाला चित्र भी है जो कहीं नहीं जा रहा है, भले ही वह हमें छोड़कर चला जाए। उन्होंने फिल्म को बी रेटिंग दी। 61 टाइम में स्टेफनी जारेक ने भी फिल्म का सकारात्मक मूल्यांकन किया, इसे उम्र बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में और स्प्रिंगस्टीन के करियर पर एक पूर्वव्यापी के रूप में मनोरम कहा। 62 कंसीक्वेंस ऑफ साउंड ने डॉक्यूमेंट्री को दिया। समीक्षक टायलर क्लार्क ने बताया कि कैसे डॉक्यूमेंट्री न केवल इस एल्बम पर बल्कि स्प्रिंगस्टीन की संपूर्ण रचनात्मक प्रक्रिया और दर्शन पर केंद्रित है, जिसमें उनकी अंतर्दृष्टि, उनकी अपनी पहले से सुरक्षित विरासत के साथ मिश्रित एक किंवदंती के दिमाग के अंदर एक नज़र प्रदान करती है। 63 द मॉर्निंग सन में अलेक्जेंडर मोर ने फिल्म को ग्रेड दिया, यह देखते हुए कि स्प्रिंगस्टीन ने अन्य संगीतकारों के अनुसरण के लिए एक टेम्पलेट और ज्ञान प्रस्तुत किया है। 64 द ग्लोब एंड मेल में ब्रैड व्हीलर ने फिल्म को अत्यंत ईमानदार होने और संगीतकारों के घनिष्ठ सौहार्द को दर्शाने के लिए 4 में से 2.5 स्टार दिए, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल एल्बम के सहयोगी के रूप में काम करती है, न कि स्वयं एक फिल्म के रूप में। 65 CNN के ब्रायन लोरी इस फिल्म को स्प्रिंगस्टीन की ओर से उनके बैंडमेट्स और उनके प्रशंसकों के लिए वैलेंटाइन मानते हैं, जिसमें गर्मजोशी और पुरानी यादें हैं, जो अतीत और वर्तमान के बीच एक कड़ी बनाती है। 66 एनेमी ने एल्बम के अपने कवरेज को लियोनी कूपर द्वारा फिल्म की एक और समीक्षा के साथ पूरक किया, इसे जीवन की नाजुकता पर एक शोकग्रस्त चिंतन कहा, जिसमें प्राचीन संगीत प्रदर्शन है। 67 न्यूजडे के रॉबर्ट लेविन ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए, इसे आनंददायक, जादुई और जीवन की पुष्टि करने वाला कहा, यह देखते हुए कि यह एल्बम भी स्प्रिंगस्टीन का वर्षों में सर्वश्रेष्ठ है। 68 ट्रैक लिस्टिंग 1 मिनट तुम यहाँ हो 2:57 पत्र आपके लिए 4:55 बर्निंग ट्रेन 4:03 जेनी को एक शूटर की जरूरत है 6:49 लास्ट मैन स्टैंडिंग 4:05 प्रार्थना की शक्ति 3:36 हाउस ऑफ 1000 गिटार 4:30 रेनमेकर 4:56 अगर मैं पुजारी होता 6:50 भूत 5:54 अनाथों के लिए गीत 6:13 मैं तुम्हें अपने सपनों में देखूंगा 3:29 कार्मिक क्लेमेंस और लोफग्रेन एक ही माइक्रोफोन में गा रहे हैं, जबकि लोफग्रेन गिटार बजा रहे हैं। लेटर टू यू के ई स्ट्रीट बैंड लाइनअप में गिटारवादक निल्स लोफग्रेन बाय जैसे दिग्गज शामिल है, जो 1984 में शामिल हुए थे, और जेक क्लेमेंस दाय जैसे नए सदस्य, जिन्होंने 2012 में उनके साथ प्रदर्शन करना शुरू किया था। एल्बम के लाइनर नोट्स से क्रेडिट अनुकूलित 69 ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और ई स्ट्रीट बैंड ब्रूस स्प्रिंगस्टीन गिटार स्वर हारमोनिका रॉय बिट्टन पियानो स्वर निल्स लोफग्रेन गिटार स्वर पैटी सियाल्फा स्वर गैरी टैलेंट बास गिटार स्वर स्टीवन वान जेंट गिटार स्वर मैक्स वेनबर्ग ड्रम स्वर चार्ल्स गियोर्डानो ऑर्गन स्वर जेक क्लेमन सैक्सोफोन तकनीकी कर्मी रॉन एनीलो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन निर्माण रॉब लेब्रेट रॉस पीटरसन रॉन एनीलो इंजीनियरिंग टोबी स्कॉट अतिरिक्त इंजीनियरिंग ट्रैक 1-3-8 ब्रैंडन डंकन सहायक इंजीनियरिंग डिजिटल संपादन बॉब क्लियर माउंटेन
मिक्सिंग रोब लेब्रेट मिक्सिंग, ट्रैक 1 बॉब लुडविग मास्टरिंग, केविन बुएल गिटार और तकनीकी सेवाएं, शेरी सुटक्ली संगीत ठेकेदार, मिशेल होल्मे कला निर्देशन। एवी क्लब के एलेक्स मैक्लेवी ने एल्बम को ए रेटिंग दी, इसे ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के करियर की सबसे बेहतरीन उपलब्धियों में से एक कहा। गीत लेखन के नुकसान पर गहन नज़र और इस तथ्य के लिए कि श्रोता लगभग किसी भी ट्रैक को उसके समग्र दायरे के सूक्ष्म जगत के रूप में पकड़ सकते हैं। 27 रोलिंग स्टोन के कोरी ग्रो ने गीतों की आत्मचिकित्सा में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्प्रिंगस्टीन की गहरी क्षमता के लिए इसे 5 में से 4 सितारे दिए और संगीत को स्प्रिंगस्टीन की खुद के लिए इसे स्वीकार करने की आवाज के रूप में प्रस्तुत किया। 35 अनकट के रिचर्ड विलियम्स ने लेटर टू यू की एक लंबी समीक्षा की, जो इसे स्प्रिंगस्टीन के करियर के संदर्भ में एक मील का पत्थर रिलीज के रूप में रखता, वह इसे 10 में से 9 देता है। 37 मोजो ने इस एल्बम की एक लंबी समीक्षा भी प्रकाशित की, जिसमें कीथ कैमरून ने इसे 5 में से 4 सितारे दिए। इस एल्बम की तुलना स्प्रिंगस्टीन द्वारा अपने करियर में जारी किए गए कई एल्बमों से की और कहा कि संगीतकारिता एल्बम को अत्यधिक भावुक होने से बचाती है। 38 एसोसिएटेड प्रेस के लिए लिखते हुए डेविड बॉर्डर ने सामग्री पर मिश्रित राय दी। उन्होंने कहा कि यह विडंबना ही है कि ग्लोरी डेज के संगीतकार ने पीछे मुड़कर देखने में इतना समय बिताया, और जबकि स्प्रिंगस्टीन किसी भी तरह से पुरानी यादों में खो जाने वाले कलाकार नहीं है। इस एल्बम और उनके ब्रॉडवे शो के बीच उनका वर्तमान आउटपुट यहां से जीतने के लिए बाहर निकलने से कम, और जो उसके पास है उसकी सराहना करने के लिए वापस आने के बारे में है। समीक्षा कुछ गानों की प्रशंसा करती है, लेकिन नोट करती है कि स्प्रिंगस्टीन कभी कभी द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मार्क रिचर्डसन लेटर टू यू को जीवन को अर्थ देने की संगीत की क्षमता के बारे में एक कॉन्सेप्ट एल्बम मानते हैं और बताते हैं कि यह स्प्रिंगस्टीन के करियर का एक अध्याय कैसे बंद करता है। 40 द फिलाडेल्फिया इंक्वायरर के डैन डेलुका भी गाने को जीवन पुष्टि करने वाला मानते हैं और इसे 4 में से 3.5 स्टार देते हैं। 41 क्लैश के रॉबिन मरे लिखते हैं कि एल्बम को सुनना एक चलता हुआ अनुभव है और इसे 10 में से 8 रेटिंग देते हैं। 28 द डेली टेलीग्राफ में नील मैककॉर्मिक ने इसे प्रदर्शन संगीत का उत्सव, दुनिया को ढकने वाली खामोशी के खिलाफ एक दहाड़ होने के लिए 5 में से 5 स्टार दिए। 30 द इंडिपेंडेंट की हेलेन ब्राउन की 1 और 5 सितारा समीक्षा ने संगीत को इतना अंतरंग घोषित किया। 31 एनएमई की लियोनी कूपर ने भी रिलीज को 5 में से 5 अंक दिए, इस काम में मौजूद निरंतरता पर जोर दिया जो स्प्रिंगस्टीन के करियर के विषयों को एक साथ खींचती है। 33 वैरायटी के क्रिस विलमैन इसे संगीत में आरामदायक भोजन कहते हैं और इसे और वेस्टर्न स्टार्स को 2002 की द राइजिंग के बाद से स्प्रिंगस्टीन के करियर का उच्च पानी का निशान कहते हैं। 42 पिचफोर्क के सैम सोडोम्स्की ने लेटर टू यू को 10 में से 7.4 अंक दिए, यह देखते हुए कि स्प्रिंगस्टीन एल्बम में एक कथावाचक के रूप में काम करते हैं, उन तरीकों का अवलोकन करते हुए जिनसे संगीत हमें बनाए रख सकता है, गहरी श्रद्धा और हानि के बीच एक स्वर के साथ। वह सरल लेकिन मायावी शक्ति रिकॉर्ड के विषयगत हृदय का निर्माण करती है और यह ध्वनि को भी सूचित करती है। 34 कंसीक्वेंस ऑफ साउंड के टाइलर क्लार्क ने एल्बम को भविष्य की ओर साहसपूर्वक देखने के लिए B+ दिया, जिसमें कुछ ट्रैक धीमे हैं या जो शमाल्च की ओर बढ़ते हैं। 29 प्रकाशन ने इस रिलीज को स्प्रिंगस्टीन के सभी B स्टूडियो एल्बमों को रैंक करने के अवसर के रूप में लिया, जिसमें लेटर टू यू 12वें स्थान पर आया। 44 द अटलांटिक में डेविड ब्रूक्स ने लेटर टू यू को दशकों में संगीतकार का सबसे खुशनुमा एल्बम बताया है और साथ ही अच्छी तरह से उम्र बढ़ने की कला के बारे में एक ईमानदार और संवेदनशील एल्बम बताया है। 45 बोस्टन ग्लोब के केन कैपोबियांको के अनुसार यह एल्बम वाकपटु है, जिन्होंने इस रिकॉर्ड को जीवन का उत्सव और रॉक एन रोल कैसे दुख और नुकसान से उबरने में मदद कर सकता है, इसकी याद दिलाता है। कहा 46
द गार्डियन के एलेक्सिस पेट्रिडिस ने इसे सप्ताह का एल्बम नामित किया, इसे 5 में से 3 सितारे दिए और अपनी समीक्षा को महत्वाकांक्षा को कम करने वाला कहकर शांत किया, लेकिन फिर भी यह एक सफलता है। 47 प्रकाशन ने किट्टी एम्पायर से एक दूसरी समीक्षा समर्पित की, जिसने इसे सप्ताह का अपना एल्बम घोषित किया, 5 में से 4 सितारों के साथ, और इसे दुख की भावनाओं को संसाधित करने और उत्थान प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए सहायता का हथौड़ा कहा। 48 स्लेट के कार्ल विल्सन ने सकारात्मक समीक्षा दी, लेकिन स्प्रिंगस्टीन के हालिया स्टेज शो और पुस्तक के प्रकाश में ब्रूस के कितने संस्मरण बहुत अधिक है पूछते हैं, यह देखते हुए कि जो गाने अपने आप में अच्छे हैं, वे बस ऐसा महसूस करते हैं कि वे वही बात कह रहे हैं जो कुछ ट्रैक पहले कही गई थी। 49 ऑल म्यूजिक के संपादकीय स्टाफ ने लेटर टू यू को 5 में से 4.5 स्टार दिए। समीक्षक स्टीफन थॉमस एल्विन ने कहा कि प्रदर्शनों का कलाकारों की शुरुआती सामग्री के साथ संबंध है, लेकिन गर्मजोशी की साझा भावना के साथ, इसे एक रिकॉर्ड जो नश्वरता पर ध्यान केंद्रित करता है, जो इस बात का उत्सव है कि इस पल में जीवित रहने का क्या मतलब है। 26 पुरस्कार लेटर टू यू के लिए प्रशंसा, जारीकर्ता लिस्टिंग रैंक, बिलबोर्ड 50 2020 के शीर्ष 50 एल्बम 34, ध्वनि का परिणाम 51 2020 के शीर्ष 50 एल्बम 33, मोजो 52 2020 के 75 सर्वश्रेष्ठ एल्बम 45, मेटाक्रिटिक 53 2020 के सर्वश्रेष्ठ एल्बम 18, रोलिंग स्टोन 54 2020 के शीर्ष 50 एल्बम 12, पिचफोर्क 55 2020 के 35 सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम, बिना काटे 56 2020 के शीर्ष 75 एल्बम 20, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का आपके नाम पत्र। असल में मैं जो करना चाहता था वह था उस स्टूडियो में उस पल में दीवार पर एक मक्खी बनकर बस जो कुछ हो रहा था उसे कैद करना। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह एक रहस्य है। ई स्ट्रीट बैंड वे स्टूडियो में क्या करते हैं? यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में शक्तिशाली और जादुई है। जिम्नी ने डॉक्यूमेंट्री ब्रूस स्प्रिंगस्टीन्स लेटर टू यू को फिल्माने के अपने लक्ष्य पर बात की। 57 थॉम जिम्नी ने ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ 20 वर्षों तक काम किया है, लाइव प्रदर्शनों, एल्बमों के निर्माण और अन्य फिल्मी काम का दस्तावेजीकरण किया है, और संगीतकार ने सुझाव दिया कि वह इस एल्बम की रिकॉर्डिंग को फिल्माए। 58 स्प्रिंगस्टीन के पास जिम्नी की कथा या फिल्मांकन के दायरे के लिए कोई विशेष योजना नहीं थी, लेकिन दोनों ने पूरी तरह से ग्रे न्यू जर्सी दिन को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत में काले और सफेद रंग का फैसला किया। 59 डैनी क्लिंच की सर्दियों की फोटोग्राफी और गीत में थीम के लिए एक सामान्य रूपक के रूप में फिल्म की दृश्य उपस्थिति, जो अतीत और कुछ आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब है जो आपको संगीत में मिलती है। 57 जैसा कि फिल्म के निर्माण के दौरान कोविड-19 महामारी शुरू हुई, स्प्रिंगस्टीन और जिम्नी ने दूर से इस पर काम करना समाप्त कर दिया। 60 अक्टूबर 2020 में रिलीज हुआ। यह 2014 के हाई होप्स के बाद से ई स्ट्रीट बैंड के साथ स्प्रिंगस्टीन का पहला नया स्टूडियो एल्बम था। 5 लेटर टू यू को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आलोचकों ने एल्बम के बुढ़ापे और मृत्यु के मुद्दों के उपचार के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया दी। एल्बम एक व्यावसायिक सफलता थी, कई अंतर्राष्ट्रीय बिक्री चार्ट में शीर्ष पर रही, और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्प्रिंगस्टीन का 21वां शीर्ष -10 एल्बम था। चूंकि कोविड-19 महामारी के कारण दौरा संभव नहीं था, इसलिए एल्बम को एक ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, संगीत वीडियो और एक कस्टम ट्विटर इमोजी के साथ प्रचारित किया गया था। रिकॉर्डिंग और रिलीज। यह एकमात्र ऐसा एल्बम है जिसमें पूरा बैंड एक ही समय पर बजाता है, जिसमें सभी स्वर और सब कुछ पूरी तरह से लाइव है। यह मेरा पहला रिकॉर्ड है जिसमें विषय संगीत ही है। यह लोकप्रिय संगीत के बारे में है। यह समय के साथ रॉक बैंड में होने के बारे में है, और यह मेरे और मेरे प्रशंसकों के बीच एक सीधी बातचीत भी है, एक ऐसे स्तर पर जिसकी मुझे लगता है
कि वे वर्षों से उम्मीद करते आए हैं। स्प्रिंगस्टीन, लेटर टू यू की रिकॉर्डिंग पर 6। स्प्रिंगस्टीन ने नवंबर 2019 में 5 दिनों की रिकॉर्डिंग के लिए अपने होम स्टूडियो में ई स्ट्रीट बैंड को इकट्ठा किया, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के बाद ही समाप्त कर दिया। एक रिकॉर्डिंग का निर्माण रॉन एनीलो और स्प्रिंगस्टीन ने किया था। लेटर टू यू की रिकॉर्डिंग लेखक के ब्लॉक की अवधि के बाद हुई, जिसका स्प्रिंगस्टीन ने अनुभव किया। 7 लेखक का ब्लॉक अप्रैल 2019 में 1.5 सप्ताह के गहन गीत लेखन के दौरान दूर हो गया। एक जो कि स्प्रिंगस्टीन के पूर्व बैंडमेट जॉर्ज थीस की मृत्यु से प्रेरित था। 8 गीत में पछतावे, उम्र बढ़ने और मरने के विषयों पर चर्चा की गई है। 9 एल्बम को स्टूडियो में बिना किसी डेमो, 10 और केवल न्यूनतम ओवरडब, जैसे गिटार सोलोस, हैंडक्लैप्स और बैकिंग वोकल्स के साथ लाइव रिकॉर्ड किया गया था। इसमें 3 ट्रैक शामिल है, जो मूल रूप से स्प्रिंगस्टीन के 1973 के डेब्यू एल्बम ग्रीटिंग्स फ्रॉम एस्बरी पार्क, एनजे से पहले लिखे गए थे। इफ आई वाज द प्रीस्ट, जेनी नीड्स ए शूटर और सॉन्ग फॉर ऑर्फन्स। स्प्रिंगस्टीन को जॉन हैमंड के साथ इन गानों की पहले की रिकॉर्डिंग एक संकलन एल्बम को इकट्ठा करते समय मिली। 6 इफ आई वाज द प्रीस्ट को पहले स्प्रिंगस्टीन द्वारा रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन 1970 के दशक में एलन क्लार्क द्वारा कवर किया गया था। 5 वॉरेन जेवन ने अपने 1980 के एल्बम बैड लक स्ट्रीक इन डांसिंग स्कूल के लिए जेनी नीड्स ए शूटर को फिर से तैयार किया। 11 कवर और लाइनर नोट्स के लिए फोटोग्राफी डैनी क्लिंच द्वारा 2018 के अंत में कैप्चर की गई थी, जब स्प्रिंगस्टीन अपने स्टेज शो स्प्रिंगस्टीन ऑन ब्रॉडवे के लिए न्यूयॉर्क शहर में थे। 12 बैंड ने 2021 की शुरुआत में एल्बम के समर्थन में दौरे की योजना बनाई थी, लेकिन उन योजनाओं को कोविड-19 महामारी द्वारा बाधित किया गया था। रिलीज के समय तक स्प्रिंगस्टीन ने अनुमान लगाया कि वे जल्द से जल्द 2022 में लाइव प्रदर्शन कर सकते हैं। 13 एक ई स्ट्रीट के ड्रमर मैक्स वेनबर्ग ने अपने समूह मैक्स वेनबर्ग के जूकबॉक्स के साथ दौरा जारी रखा और उन तारीखों का उपयोग लेटर टू यू को बढ़ावा देने के लिए किया। 14 स्प्रिंगस्टीन दौरे न करने के फैसले को बहुत दर्दनाक मानते हैं, क्योंकि वह नई सामग्री को लाइव संदर्भ में पेश करने के लिए उत्सुक है। 15 लेकिन उन्होंने नए दर्शकों के लिए संगीत को पेश करने के लिए द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट 16 और द लेट लेट शो 17 में प्रचारात्मक उपस्थिति दर्ज की। रिलीज की घोषणा 10 सितंबर को की गई थी। साथ ही लीड सिंगल लेटर टू यू के लिए एक संगीत वीडियो भी प्रकाशित किया गया था। 24 सितंबर को घोस्ट्स के लिए स्ट्रीमिंग ऑडियो और एक संगीत वीडियो जारी किया गया। 18 थॉम जिम्नी द्वारा निर्देशित एल्बम बनाने पर एक वृत्तचित्र 23 अक्टूबर को एप्पल टीवी प्लस के माध्यम से सामने आया। 14 अक्टूबर को एल्बम को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर के माध्यम से स्प्रिंगस्टीन के आकार का एक इमोजी जारी किया गया था। 19 एप्पल म्यूजिक ने लेटर टू यू रेडियो की मेजबानी की, एक चैनल जहां स्प्रिंगस्टीन ब्रैंडन फ्लावर्स, डेव ग्रोहल और एडी वेडर जैसे साथी संगीतकारों का साक्षात्कार लेते हैं। 20 साथ ही जॉन स्टीवर्ट जैसे मेहमानों से राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। 23 नवंबर 2020 को द पावर ऑफ प्रेयर के लिए एक गीत वीडियो जारी किया गया। 22 ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और ई स्ट्रीट बैंड ने सैटरडे नाइट लाइव के 12 दिसंबर 2020 के एपिसोड में घोस्ट्स और आई विल सी यू इन माई ड्रीम्स का प्रदर्शन किया, जो 2017 के बाद से बैंड का पहला प्रदर्शन था और लेटर टू यू को बढ़ावा देने वाला पहला प्रदर्शन था। बेसिस्ट गैरी टैलेंट और वायलिन वादक सूजी टायरेल ने कोविड-19 यात्रा संबंधी चिंताओं के कारण घर पर रहने का विकल्प चुना। डिसिपल्स ऑफ सोल के जैक डेली ने टैलेंट की जगह ली। 23 आलोचनात्मक स्वीकार्यता लेटर टू यू के लिए रेटिंग, कुल स्कोर, स्रोत रेटिंग, कोई डिसेंट संगीत 8.0 10/24, मेटाक्रिटिक 88/125, समीक्षा स्कोर, स्रोत रेटिंग, पूरा संगीत 26, AV क्लब 27, संघर्ष 8/10 28,
ध्वनि का परिणाम B+29, द डेली टेलीग्राफ 30, द इंडिपेंडेंट 31, संगीत OMH 32, NME 33, सूखी घास इत्यादि की टाल लगाने का नोकदार डंडा 7.4, 10, 34, बिन पेंदी का लोटा 35। समीक्षा एग्रीगेटर मेटाक्रिटिक के अनुसार लेटर टू यू को 25 आलोचकों के स्कोर से 100 में से 88 के भारित औसत स्कोर के आधार पर सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। 25-35 समीक्षाओं के साथ एग्रीगेटर एल्बम ऑफ द ईयर ने 100 में से 82 के रूप में महत्वपूर्ण सहमति पर विचार किया। 36 और एनी डिसेंट म्यूजिक 10 में से 8.0 के साथ 27 आलोचकों को समेटता है। 24 लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। 13-14 इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 15-22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के अस्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले के ज्ञानवेल राजा द्वारा वित्तपोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोरारी पोट्रू 2020 के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। 16 मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जोड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। 17-18 हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिल गया था, जिसे बाद में अन्नाथे 2021 शीर्षक दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर वह सहमत हो गए। 19 बाद में फिल्मांकन की तारीख नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। 20 उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम 2021 बन गए। 21-22 पूर्व उत्पादन शिवा ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम जनवरी 2021 में ही शुरू कर दिया था, जब अन्नाथे का फिल्मांकन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 23-24 उस सितंबर के दौरान चेन्नई में EVP फिल्म सिटी में सेट बनाए गए थे। 20 जनवरी 2022 में सूर्या ने पुष्टि की कि शिवा के साथ उनकी फिल्म अभी भी चल रही है। 25-26 उस मार्च में अनिरुद्ध रविचंदर या रवि बसरूर को डी इम्मान की जगह लेने की सूचना मिली थी, जिन्हें शुरू में संगीतकार के रूप में घोषित किया गया था। 27 हालांकि निर्माताओं ने देवी श्री प्रसाद को चुना। 28 फिल्म को 21 अगस्त को चेन्नई के अग्रम फाउंडेशन में एक पारंपरिक पूजा समारोह के साथ लॉन्च किया गया था और इसे अस्थायी रूप से सूर्या 42 नाम दिया गया था, क्योंकि यह सूर्या की प्रमुख भूमिका में 42वीं फिल्म थी। 29-24 अगस्त को स्टूडियो ग्रीन और यूवी क्रिएशंस ने घोषणा की कि वे संयुक्त रूप से फिल्म का निर्माण करेंगे। 30 वेट्री और रिचर्ड केविन को क्रमशः छायांकन और संपादन को संभालने के लिए भर्ती किया गया था। सुप्रीम सुंदर को स्टंट कोरियोग्राफर के रूप में चुना गया था। 29 फिल्म का मोशन पोस्टर 9 सितंबर को जारी किया गया था और इससे पता चला था कि यह एक पीरियड एक्शन फिल्म है, जिसे 3D में रिलीज किया जाएगा। थल्लुमाला 2022 प्रसिद्धि के निषाद यूसुफ ने केविन को संपादक के रूप में बदल दिया। 16 अप्रैल 2023 को शीर्षक घोषणा टीजर के माध्यम से शीर्षक को कंगुवा के रूप में घोषित किया गया था। 9 अप्रैल के अंत में कुमुदम के साथ एक साक्षात्कार में जी धनंजयन, जो फिल्म के निर्माताओं के साथ लगातार संपर्क में है, ने कहा कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी काफी व्यापक है और निर्माता इसे छोटा करने के लिए तैयार नहीं थे। शिवा और ज्ञानवेल राजा दोनों एक सीक्वल बनाने की योजना बना रहे हैं और सूर्या पहले ही इसके लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीक्वल बनाने का निर्णय फिल्मांकन समाप्त होने के बाद किया जाएगा। 32-33 रलाई
सूर्या इस फिल्म में 13 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। इससे पहले अयान 2009 में उन्हें 10 अलग अलग लुक में देखा गया था और इस फिल्म के जरिए वह रिकॉर्ड टूट जाएगा। 34 मेकअप आर्टिस्ट रंजीत अंबाड़ी और उनकी टीम ने समय समय पर सूर्या के लुक को डिजाइन करने के लिए एपोकैलिप्टो 2006 से संदर्भ लिए। 35 अपनी भूमिका के लिए सूर्या ने फिल्म में अपनी भूमिका के लिए 5 किलोग्राम वजन और कम किया। 36 अगस्त 2022 में दिशा पटानी को कथित तौर पर सूर्या के साथ जोड़ा गया था, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। 28 पटानी के शामिल होने की पुष्टि 9 सितंबर को हुई थी। 37 योगी बाबू, रेडिन किंग्सले, कोवई सरला और आनंदराज को कथित तौर पर सहायक भूमिकाएं निभाने के लिए अगस्त के अंत में लिया गया था। 38 उस सितंबर में रवि राघवेंद्र ने फिल्म में अपनी भागीदारी का खुलासा किया। 39 जबकि केएस रविकुमार को अक्टूबर में कलाकारों का हिस्सा होने की सूचना मिली थी, जब उन्होंने फिल्म के दूसरे शेड्यूल में अपने हिस्से की शूटिंग की थी। 40 41 कन्नड़ अभिनेता बीएस अविनाश को अप्रैल 2023 के अंत में लिया गया था। 42 जून के अंत तक ही उन्होंने अपनी भागीदारी की घोषणा की थी। 43 जुलाई 2023 के अंत में बॉबी देओल को मुख्य प्रतिपक्षी के रूप में लाया गया, जो उनकी तमिल शुरुआत थी। 44 देओल ने एनिमल की रिलीज से बहुत पहले फिल्म साइन की थी। 45 और अपनी भूमिका को अपने आराम क्षेत्र से बाहर बताया क्योंकि उन्हें तमिल में धाराप्रवाह होना था और 2 महीने के भीतर इसे सीखना मुश्किल था, जिसने भूमिका को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। 46 उसी अवधि के दौरान नटराजन सुब्रमण्यम को प्रतिपक्षी भूमिकाओं में से एक निभाने के लिए साइन किया गया था। 47 बॉलीवुड हंगामा को दिए एक साक्षात्कार में देओल ने स्वीकार किया कि उनकी भूमिका के लिए महत्वपूर्ण शारीरिक तैयारी की आवश्यकता थी, जहां उन्हें हेयरपीस पहनना था, निशान लगाना था और कस्टमेड कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना था। 45 फिल्माने फिल्म का कुछ हिस्सा गोवा में शूट किया गया। अन्नाथे में शिवा की प्रतिबद्धताओं के बाद नवंबर 2021 में फिल्मांकन शुरू करने का इरादा था। बाद में सूर्या द्वारा जून में बाला की वनांगन की शूटिंग शेड्यूल और जुलाई में वेत्रिमारन की वादिवासल की टेस्ट शूट पूरी करने के बाद इसे जुलाई 2022 तक के लिए टाल दिया गया। 48 लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अंततः 24 अगस्त 2022 को चेन्नई में एक प्रथागत पूजा समारोह के साथ पहले शेड्यूल के साथ शुरू हुई। 49-50 पहला शेड्यूल वहां 5 दिनों में समाप्त हो गया था। 51 14 नवंबर 2024 को मानक 3D और आईमैक्स प्रारूप में दुनिया भर में रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सूर्या के प्रदर्शन, प्रोडक्शन डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी की प्रशंसा की, लेकिन आलसी लेखन, खराब पटकथा, संपादन और ध्वनि डिजाइन की आलोचना की। कथानक 2024 में मस्तिष्क वृद्धि और महाशक्ति प्रयोगों के लिए एक युवा परीक्षण विषय जीटा भारतीय सीमा के पास एक रूसी बायोमेडिकल सुविधा से भाग जाता है। सुविधा के कमांडर ने उसे फिर से पकड़ने के लिए सैनिकों को तैनात किया। इस बीच गोवा में इनाम शिकारी फ्रांसिस थियोडोर अपने दोस्त कोल्ट 95 के साथ गोवा पुलिस के तहत अपराधियों को पकड़ने का काम करता है। मामले को जटिल बनाते हुए फ्रांसिस की पूर्व प्रेमिका एंजेला और उसका साथी एक्सेलरेटर प्रतिद्वंद्वी इनाम शिकारी है। गोवा में अब जीटा की मुलाकात फ्रांसिस से होती है और वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कोल्ट को एक इनामी लक्ष्य को मारते हुए देखने के बाद जीटा एंजेला के पास शरण लेता है, लेकिन फ्रांसिस उसे जल्दी ही वापस ले आता है। फ्रांसिस के साथ यात्रा करते समय जीटा को दौरा पड़ता है। फ्रांसिस जीटा को अस्पताल ले जाता है और बच्चे को अपने और कोल्ट के साथ रहने देता है। फ्रांसिस के घर पर वह दीवारों पर आदिवासी पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, जिससे फ्रांसिस के पिछले जीवन के रहस्यमय फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं। जीटा का पीछा करने वाले सैनिक अंततः उसे ढूंढ लेते हैं
और फ्रांसिस और उसकी टीम पर हमला कर देते हैं। जीटा को पकड़ लिया जाता है, जिससे फ्रांसिस उनका पीछा करता है। जैसे जैसे पीछा आगे बढ़ता है, फ्रांसिस के अतीत के टुकड़े सामने आते हैं। 1070 में रोमन सैनिक दक्षिणी भारतीय उपमहाद्वीप के पास 5 द्वीपों में से एक पेरुमाची पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय निवासी कोडुवन की मदद से वे द्वीप की रक्षा करने वाले 100 योद्धाओं को मार देते हैं। हालांकि एक जीवित व्यक्ति, सेलुमारा, भाग जाता है और सरदार सेंथी को सचेत करता है। प्रतिशोध में सेंथी के बेटे कंगुवा कंगा जनजाति के सामने कोडुवन को मार देता है। दुहक से अभिभूत कोडुवन की पत्नी अपने बेटे पोरुवा को कंगा को सौंप देती है और फिर आग में भागकर अपनी जान ले लेती है। कंगा पोरुवा को अपने शिष्य के रूप में पालता है और उसे योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित करता है। पेरुमाची को पकड़ने में विफल होने पर रोमन पड़ोसी द्वीप अर्थी के सरदार उधिरन के साथ गठबंधन करते हैं, जिससे दोनों द्वीपों के बीच मौजूदा दुश्मनी और बढ़ जाती है। उधिरन के 2 बेटे कंगा और उसके कबीले पर हमला करते हैं। संघर्ष के दौरान पोरुवा कंगा को चाकू मार देता है। इसके बावजूद कंगा अपनी चोटों पर काबू पाता है, उधिरन के बेटों को हराता है और बाद में पोरुवा को ढूंढता है। वह उसे वापस पेरुमाची ले जाता है, लेकिन कबीला दोनों को निर्जन डार्क आइलैंड में निर्वासित कर देता है। डार्क आइलैंड पर कंगा और पोरुवा एक दूसरे के करीब आते हैं और एक मजबूत बंधन बनाते हैं। पेरुमाची की महिलाएं अंततः उधिरन के तीसरे बेटे को मार देती है, जिससे उधिरन को डार्क आइलैंड पर अंतिम हमला करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कंगा उधिरन की सेना को हरा देता है और उसके जहाज पर उसका सामना करता है। एक निस्वार्थ कार्य में पोरुवा कंगा की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। तबाह हो चुका कंगा उधिरन को मार देता है और पोरुवा के बलिदान का सम्मान करने के लिए अपने भविष्य के जीवन को समर्पित करने की कसम खाता है। उधिरन के वंश के खत्म हो जाने के बाद उसके नाजायज बेटे राथांगासन, जो एक उपपत्नी से पैदा हुआ था, बदला लेने की कसम खाता है। 2024 में फ्रांसिस को कंगुवा का पुनर्जन्म बताया जाता है, जबकि जीटा पोरुवा का पुनर्जन्म है। फ्रांसिस उन्हें खोजता है और जीटा जिस विमान में है, उस पर हमला करता है। वह जीटा को वापस लाता है और कुछ पल ऐसे होते हैं जब कंगा उसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। जीटा के साथ अपने संबंध को लेकर अभी भी भ्रमित फ्रांसिस उसे अपने साथ ले जाता है। उसे नहीं पता कि वह उसके प्रति अलग तरह से क्यों महसूस करता है। इस बीच सुविधा के कमांडर रयान को राथांगासन का पुनर्जन्म बताया जाता है। अपने पिछले जीवन के बारे में पूरी तरह से अवगत कमांडर जीटा और फ्रांसिस को व्यक्तिगत रूप से पकड़ने का फैसला करता है। रालना सूर्या दोहरी भूमिका में कंगुवन, कंगुवा, बी. फ्रांसिस थियोडोर, बॉबी देओल, उधिरन, दिशा पटानी, एंजेला, कोडुवन के रूप में नटराजन सुब्रमण्यम, नोलास्को रापोसो के रूप में के.एस. रविकुमार, योगी बाबू कोल्ट 95 के रूप में, रेडिन किंग्सले एक्सीलरेटर के रूप में, फ्रांसिस की मां के रूप में कोवई सरला, मंसूर अली खान योलो गाने में फ्रांसिस के दोस्त की भूमिका में नजर आए, रवि राघवेंद्र, फ्रांसिस के पिता, करुणस सेलुमारा के रूप में, बोस वेंकट, मियासन, हरीश उथमन, अतांगकाली, कलैरानी, प्रेम कुमार उधिरन के सहयोगी के रूप में, कोडुवन की पत्नी के रूप में वसुंधरा कश्यप, सेंथी थंगियान के रूप में बी.एस. अविनाश, अयप्पा पी. शर्मा, वत्सन चक्रवर्ती अंगासन के रूप में, अनिकेत चंद्रकांत चौहान, कार्थी दोहरी भूमिका में कैमियो भूमिका में, रथांगासन, कमांडर रयान, उत्पादन, विकास, शिवा की विश्वासम 2019 की रिलीज के 2 महीने बाद रिपोर्टों में दावा किया गया कि सूर्या स्टूडियो ग्रीन के के ज्ञानवेल राजा द्वारा निर्मित एक फिल्म के लिए पूर्व के साथ सहयोग करेंगे। 13, 14,
इस परियोजना पर काफी महीनों से बातचीत चल रही थी और शिवा ने 1 साल से अधिक समय तक स्टूडियो ग्रीन के साथ एक फिल्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी। 15-22 अप्रैल 2019 को फिल्म को सूर्या 39 के अस्थायी शीर्षक के तहत घोषित किया गया, जो कि प्रमुख भूमिका में सूर्या की 39वीं फिल्म थी। इस परियोजना को स्टूडियो ग्रीन के बैनर तले के ज्ञानवेल राजा द्वारा वित्तपोषित किए जाने की पुष्टि की गई थी और सूर्या द्वारा सोरारी पोट्रू 2020 के लिए फिल्मांकन पूरा करने के बाद इसे फ्लोर पर जाना था। 16 मई के दौरान नयनतारा सूर्या के साथ जोड़ी बनाने के लिए बातचीत कर रही थी। 17-18 हालांकि फिल्मांकन शुरू होने से पहले शिवा को रजनीकांत की 168वीं फिल्म निर्देशित करने का मौका मिल गया था, जिसे बाद में अन्नाथे 2021 शीर्षक दिया गया। रजनीकांत ने सूर्या से पूछा कि क्या वह शिवा के साथ अपनी फिल्म को स्थगित कर सकते हैं, जिस पर वह सहमत हो गए। 19 बाद में फिल्मांकन की तारीख नवंबर 2021 तक बढ़ा दी गई क्योंकि शिवा अन्नाथे के प्रचार में व्यस्त थे। 20 उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ और सूर्या 39 बाद में जय भीम 2021 बन गए। 23 जुलाई 2023 की मध्यरात्रि को जारी किए गए आवधिक भागों से सूर्या की उपस्थिति को दर्शाने वाला 94 सेकंड का एक झलक वीडियो अभिनेता के जन्मदिन के साथ उसी दिन फिल्म के पहले टीजर पोस्टर का भी अनावरण किया गया। 117-118 टीजर को दृश्यों और सेटिंग के लिए प्रशंसा मिली। 119-120 19 मार्च 2024 को मुंबई में अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में 52 सेकंड का टीजर ट्रेलर दिखाया गया। 121 जहां स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने बड़े बजट की भारतीय फिल्मों के अधिग्रहण की घोषणा की, जिसमें कंगुआ उनमें से एक है। 122 3 दिनों के भीतर टीजर को 20 मिलियन व्यूज मिले। 123 124 125 हालांकि नेटिजन्स ने नोट किया कि ट्रेलर केवल आवधिक भागों पर केंद्रित था और वर्तमान समयरेखा में सेट किए गए दृश्यों को प्रदर्शित नहीं किया गया था। 126 फिल्म के लिए प्रचार गतिविधियां 17 अक्टूबर से शुरू हुई। मुंबई के पूर्वी अंधेरी में मूवी मैक्स थिएटर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सूर्या और देओल की उपस्थिति देखी गई। 127 इसके बाद 21 अक्टूबर को दिल्ली के बाहरी इलाके में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। 128 और फिर टीम ने 23 अक्टूबर को मुंबई के पश्चिमी अंधेरी में फन रिपब्लिक मॉल में सूर्या और देओल के पोस्टर की 30 फीट ऊंची होर्डिंग का अनावरण करके फिल्म का प्रचार किया। 129 मॉल के सिनेपोलिस थिएटर में कलाकारों के साथ एक प्रशंसक बातचीत आयोजित की गई। 130 24 अक्टूबर को हैदराबाद में एएमबी सिनेमा थिएटर श्रृंखला में सूर्या, शिवा और निर्माताओं और वितरकों के साथ एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 131 132 उसी दिन सूर्या और देओल ने नंदमुरी बालकृष्ण द्वारा होस्ट किए गए टॉक शो अनस्टॉपेबल के चौथे सीजन में दिखाए गए एक एपिसोड के लिए शूटिंग की। 133 यह एपिसोड 8 नवंबर को आहा के माध्यम से प्रसारित होने वाला है। 134 टीम आगे नागार्जुन द्वारा होस्ट किए गए बिग बॉस तेलुगु के 8वें सीजन में दिखाई दी। 135 एक और फैन मीट कार्यक्रम 27 अक्टूबर को गोकुल पार्क आरके बीच रोड विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। 136 137 प्रचार गतिविधियां 4 नवंबर को फिर से शुरू हुई। टीम ने बेंगलोर में 2 मीट एंड ग्रीट कार्यक्रमों की मेजबानी की, एक फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में और दूसरा ओरियन मॉल में। 138 139 5 नवंबर को कोच्चि के लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। 140 कार्यक्रम स्थल पर 6000 से अधिक प्रशंसक पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम स्थल पर सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई, लेकिन भीड़भाड़ के कारण समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। 141 अगले दिन टीम ने तिरुवनंतपुरम के निशागंधी ऑडिटोरियम में एक और कार्यक्रम आयोजित किया। 142 फिल्म के 3D एनहांस्ड पहले ट्रेलर की एक विशेष स्क्रीनिंग 7 नवंबर को चेन्नई के सत्यम सिनेमा थिएटर में आयोजित की गई थी।
143, 144। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निर्देशक एस राजामौली, बोयाप्ती श्रीनु, निर्माता अल्लू अरविंद, दग्गुबाती सुरेश बाबू और अभिनेता विश्वक सेन और सिद्धू जोनलगर्डा कलाकारों और क्रू के साथ उपस्थित थे। 145। 10 नवंबर को टीम ने दुबई के सिटी सेंटर डेरा में प्रमोशनल मीट एंड ग्रीट इवेंट की मेजबानी की। 146, जहां निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे ट्रेलर का अनावरण किया। 147, 148, 11 नवंबर को रियाद में लुलु हाइपरमार्केट में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया। 149, 12 नवंबर को टीम ने मुंबई के वराला में मिराज सिनेमा में एक और प्री रिलीज इवेंट में भाग लिया, जिसमें फिल्म के आवधिक भागों में दर्शाए गए पारंपरिक परिधानों और वेशभूषाओं को प्रदर्शित किया गया। 150, 151, मुक्त करना थिएट्रिकल कंगुवा 14 नवंबर 2024 को मानक 3D और आईमैक्स प्रारूपों में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। 152, 153, फिल्म को शुरू में दशहरा के अवसर पर 10 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया जाना था, लेकिन रजनीकांत स्टारर वेट्टैयान के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। 154, यूनाइटेड किंगडम में, साथ ही साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में फिल्म को उसी दिन रिलीज किया गया था, हालांकि एक ऐसे संस्करण में जिसे कुछ सेकंड की कटौती के बाद मजबूत हिंसा और खूनी छवियों के लिए ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (BBFC) द्वारा 15 वर्गीकृत किया गया था। 155, मूल रूप से फिल्म को 10 भाषाओं में रिलीज किया जाना था, जिसमें तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब संस्करण शामिल थे। 156, नवंबर 2023 में निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म 38 भाषाओं में रिलीज होगी। 157, इस निर्णय के बारे में बोलते हुए ज्ञानवेल राजा ने खुलासा किया कि वह फिल्म के विपणन और वितरण को नए क्षेत्रों में विस्तारित करने, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बेजोड़ सफलता और तमिल सिनेमा के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के द्वार खुलेंगे, पर महत्वाकांक्षी थे। 157 बाद में यह पुष्टि की गई कि फिल्म को 8 भाषाओं में नाटकीय रूप से रिलीज किया जाएगा, जिसमें फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी भाषाएं शामिल हैं। 158, 159, एक चीनी और जापानी संस्करण को भी नाटकीय रिलीज के लिए योजनाबद्ध किया गया है। 105, स्क्रीनिंग और आंकड़े। पोस्ट प्रोडक्शन जून 2023 के अंत में मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर काम शुरू किया जा रहा है और हरिहर सुथान विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। 97, यह कई महीनों तक चलेगा क्योंकि फिल्म में व्यापक विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी शामिल है, जो एक साथ आगे बढ़ रही थी। 80, विजुअल इफेक्ट्स प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां शामिल हुईं। 98, 14 फरवरी 2024 को सूर्या ने शिवा और बाकी तकनीकी क्रू सदस्यों के साथ फिल्म का अंतिम संपादन देखा और क्रू को उनके काम के लिए सराहा। 99, 100, यह भी पता चला कि पोस्ट प्रोडक्शन अगले चरण में आगे बढ़ गया है, जिसमें डिजिटल इंटरमीडिएट, कलर ग्रेडिंग, प्रीविजुअलाइजेशन समानांतर रूप से हो रहा है। 101, 21 फरवरी को सूर्या ने मुंबई में ज्ञानवेल राजा के तत्कालीन नवनिर्मित पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो अदना आर्ट्स में अपने हिस्से के लिए डबिंग शुरू की। 102, 103, यह 18 सितंबर 2024 को पूरा हुआ। 104, ज्ञानवेल राजा ने पुष्टि की कि कई भाषाओं में डबिंग के लिए सूर्या की आवाज को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से बढ़ाया जाएगा। 105, 106, 1 अक्टूबर को फिल्म को स्टीरियोस्कोपिक रूपांतरण स्टूडियो रेज 3D द्वारा 3D प्रारूपों में परिवर्तित कर दिया गया। 160, संगीत, साउंड ट्रैक और फिल्म स्कोर देवी श्री प्रसाद द्वारा रचित था, जो मायावी 2005, आरू 2005, सिंगम 2010 और सिंगम 2 2013 के बाद सूर्या के साथ उनका 5वां सहयोग था और वीरम 2014 के बाद शिवा के साथ दूसरा था। 108,
फिल्म के संगीत अधिकार सारेगामा ने खरीदे थे। 109 पहला एकल फायर सॉन्ग 23 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जो सूर्या के 49वें जन्मदिन के साथ मेल खाता था। 110 दूसरा एकल योलो 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। 112 ऑडियो लॉन्च 26 अक्टूबर को नेहरू स्टेडियम, चेन्नई में आयोजित करने की योजना थी। 113 शुरुआत में बताया गया था कि ऑडियो लॉन्च 20 अक्टूबर 2024 को निर्धारित किया गया था। 114 तीसरा एकल थलाइवाने 29 अक्टूबर 2024 को रिलीज किया गया था। 115 चौथा एकल मन्निपू 7 नवंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 116 दूसरा शेड्यूल 20 सितंबर को गोवा में शुरू हुआ। 39 पटानी अगले ही दिन सेट पर शामिल हो गए। 52 बाहरी इलाके में एक विशाल सेट बनाया गया था जहां अधिकांश हिस्से शूट किए गए थे। 250 से अधिक एक्स्ट्रा कलाकारों वाले एक स्टंट सीक्वेंस को भी वहां शूट किया गया था। 53 इस शेड्यूल के दौरान सेट से तस्वीरें और फुटेज लीक हो गए और वायरल हो गए, जिससे स्टूडियो ग्रीन ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। 55 दूसरा शेड्यूल 11 अक्टूबर को पूरा हुआ और टीम ने दिवाली के कारण कुछ हफ्ते का ब्रेक लिया। 57 अगला और तीसरा शेड्यूल चेन्नई में फिर से शुरू होने की सूचना दी गई और दिवाली के बाद पांडिचेरी में भी। 58 जबकि बाद का शेड्यूल 60 दिनों के लिए श्रीलंका में आयोजित किया जाना था। 59 चूंकि फिल्म कथित तौर पर 2 समय सीमाओं में सेट है और इसकी 1000 साल पुरानी बैकस्टोरी है, इसलिए गोवा में दूसरे शेड्यूल के दौरान फिल्माए गए ज्यादातर हिस्से वर्तमान समय के हिस्से हैं, जबकि श्रीलंका शेड्यूल में फिल्माए गए हिस्से उस दौर के हिस्से हैं। हालांकि फिल्म को अंततः श्रीलंका में शूट नहीं किया गया। 61 अगले शेड्यूल के लिए सूर्या ने 6 पैक लुक पाने के लिए कड़ी मेहनत की। 62 तीसरा शेड्यूल 16 दिसंबर को एन्नोर, चेन्नई में शुरू हुआ जैसा कि रिपोर्ट किया गया। 64 इस शेड्यूल में पटानी और योगी बाबू शामिल थे। 65 कुछ दिनों बाद टीम ने एन्नोर पोर्ट में बनाए गए एक भव्य सेट पर एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू की, जिसे सुप्रीम सुंदर द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था, जिन्हें इस शेड्यूल के दौरान काम पर रखा गया था। 67 यह एक छोटा शेड्यूल था जो दिसंबर के अंत तक पूरा हो गया था। 34 जनवरी 2023 तक 60% शूटिंग पूरी हो गई थी। 4 जनवरी 2023 को चेन्नई के ईवीपी फिल्म सिटी में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 69 यह जनवरी के अंत तक पूरा हो गया था। 71 फरवरी की शुरुआत में निर्माताओं ने एक्शन दृश्यों की शूटिंग के लिए एक हवाई जहाज जैसा सेट बनाया। 72 उससे कुछ दिन पहले एक जिम में सूर्या के साथ भिड़ते हुए लगभग 50 एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था। 72 10 फरवरी को चेन्नई में समवर्ती कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ। टीम ने उसी दिन से एक्शन दृश्यों की शूटिंग शुरू कर दी थी। 73 सिनेमेटोग्राफर वेट्री ने एक्शन दृश्यों के बेहतर आउटपुट के लिए एलेक्सा सुपर 35 और एलेक्सा एलेफ कैमरा वर्जन ला। कंगुवा लियो 2023 के बाद एलेक्सा सुपर 35 कैमरे का उपयोग करने वाली दूसरी तमिल फिल्म है। 74 मार्च की शुरुआत में सूर्या को 200 बॉडी बिल्डरों के साथ एक बड़े एक्शन सीन की तैयारी करते हुए जिम में देखा गया था। 75 कुछ दिनों बाद शिवा ने अपने भाई बाला के लीवर की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने के बाद फिल्मांकन से एक छोटा ब्रेक ले लिया। 77 इस शेड्यूल के पूरा होने के बाद शिवा और सूर्या ने टाइटल टीजर का फिल्मांकन शुरू किया। 78 यह 12 मार्च को पूरा हुआ। 79 10 दिनों के ब्रेक के बाद 80 19 अप्रैल को केरल में एक दिन के लिए शूटिंग हुई। 81 अगले दिन कोडैकनाल के वन क्षेत्रों में एक नया चरण शुरू हुआ। 82 यह लगभग 20 दिनों तक चलना था, लेकिन टीम ने 7 मई को कार्यक्रम समाप्त कर दिया। 83
इसके बाद का कार्यक्रम 20 जून 2023 को चेन्नई में उसी महीने की शुरुआत में बनाए गए ईवीपी फिल्म सिटी में एक भव्य सेट पर शुरू हुआ। 84 उस समय के सेट पर 1500 से अधिक पृष्ठभूमि कलाकारों के साथ एक गीत की शूटिंग की गई, जिसे प्रेम रक्षित ने कोरियोग्राफ किया था और महीने के अंत से पहले कार्यक्रम पूरा हो गया था। 84-85 चालक दल अगले चरण के फिल्मांकन के लिए फिर से कोडईकनाल चला गया और आने वाले महीने की शुरुआत तक इसे पूरा कर लिया। 86 कोडईकनाल में अपने समय के बाद उत्पादन टीम 5 अगस्त को फिल्मांकन के अगले चरण को शुरू करने के लिए ईवीपी फिल्म सिटी लौट आई। 87 16 अगस्त 2023 को उत्पादन राजमुंदरी में स्थानांतरित हो गया, जहां 2 सप्ताह तक फिल्मांकन चला। 88 5 अक्टूबर 2023 को एक संक्षिप्त ब्रेक के बाद टीम अंतिम से पहले के कार्यक्रम के लिए बैंकॉक चली गई, जो 3 सप्ताह के भीतर पूरा हो गया। 90 नवंबर 2023 के अंत में सूर्या को एक लड़ाई के क्रम के दौरान एक मामूली चोट लगी जब एक रस्सी कैमरा उसके कंधे पर गिर गया। 91 इसके तुरंत बाद उन्होंने ठीक होने के लिए 2 सप्ताह के लिए फिल्मांकन से छुट्टी ले ली, जिससे उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया। 92 दिसंबर के मध्य तक सेट पर लौटने से पहले 94 मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2024 में पूरी हुई। 95-96 डाक उत्पादन द वीक के निर्मल जोवियल ने 1.5 स्टार दिए और लिखा, रिपोर्ट्स के अनुसार इसका बजट 300 से 350 करोड़ रुपए के बीच है, लेकिन एक बार फिर यह साबित होता है कि दुनिया का सारा पैसा एक कमजोर स्क्रिप्ट की भरपाई नहीं कर सकता है और बिना मजबूत कहानी के अभिनेता केवल इतना ही कर सकते हैं। 189 द हिंदू के गोपीनाथ राजेंद्रन ने लिखा, ऐसी कहानी के साथ जो अपने पुराने हिस्सों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है और भविष्य के शीर्षकों में कहीं ज्यादा आशाजनक कहानी का आश्वासन देती है, कंगुवा वर्तमान में आनंद लेने के लिए बहुत कम प्रदान करती है। 190 हिंदुस्तान टाइम्स की लता श्रीनिवासन ने लिखा, सूर्या कंगुवा का दिल और आत्मा है, लेकिन शिवा की फिल्म उनके प्रदर्शन और प्रतिबद्धता के साथ न्याय नहीं करती है। 191 आलोचना के जवाब में, खासकर पटकथा और ध्वनि डिजाइन के प्रति, निर्माताओं ने फिल्म के लगभग 12 मिनट काट दिए, साथ ही ध्वनि डिजाइन को भी ठीक किया और इसे फिर से सेंसर किया गया। नया संस्करण 19 नवंबर से सिनेमाघरों में चलना शुरू हुआ। 192 193 बॉक्स ऑफिस कंगुवा ने अपने पहले दिन दुनिया भर में 58 रुपये 62 करोड़ की कमाई की। 194 195 हिंदी संस्करण ने अपने पहले दिन लगभग 3 रुपये 25 करोड़ की कमाई की। अपने दूसरे दिन फिल्म ने हिंदी में लगभग 2 रुपये 25 करोड़ की कमाई की। 195 इसने रिलीज के तीसरे दिन उत्तरी अमेरिका में $5,23,000 US की कमाई की, जो US $2,500,000 की ब्रेक इवन राशि तक पहुंचने में विफल रही और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 196 विवादों रिलीज से पहले रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें ज्ञानवेल राजा द्वारा पूर्व से बकाया राशि का भुगतान न करने का हवाला दिया गया था। 197 रिलायंस एंटरटेनमेंट के एक प्रवक्ता ने दावा किया कि राजा ने फिल्म निर्माण के लिए अनुमानित 99 करोड़ US $12 मिलियन का ऋण लिया था, जिसमें थंगालान भी शामिल है, लेकिन उन्होंने केवल 45 करोड़ US $5.4 मिलियन ऋण चुकाया था। 198 शिकायतकर्ता ने फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज के साथ साथ थंगालान की डिजिटल रिलीज पर भी प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया, जब तक कि शेष राशि का निपटान नहीं किया जाता। 197 मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि ज्ञानवेल राजा ने सुनिश्चित किया कि फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज से पहले शेष राशि का निपटान किया जा। 199 12 नवंबर को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति CV कार्तिकेयन और G जयचंद्रन ने 20 करोड़ US $2.4 मिलियन
बकाया का भुगतान न करने का हवाला देते हुए फिल्म के खिलाफ निरोधक आदेश जारी किया। 200 अदालत ने 40 रुपये करोड़ यूएफ 4.8 मिलियन का निवेश करके एक योजनाबद्ध फिल्म निर्माण के लिए ज्ञानवेल राजा और व्यवसायी अर्जुनलाल सुंदरदास के समझौते से संबंधित था, लेकिन सुंदरदास 12 रुपये 85 पैसे करोड़ यूएफ 1.5 मिलियन का निवेश करने के बाद परियोजना से पीछे हट गए। 201 चूंकि सुंदरदास की 2014 में दिवालिया के रूप में मृत्यु हो गई, उनकी संपत्ति और देनदारियों का प्रबंधन उनके आधिकारिक समनुदेशिती द्वारा किया गया, जिन्होंने 2019 में 18% की ब्याज दर के साथ 10 रुपये 35 पैसे करोड़ यूएस डॉलर 1.2 मिलियन का बकाया चुकाने के लिए ज्ञानवेल राजा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। 202 चूंकि समनुदेशिती को उक्त राशि में से केवल 3 रुपये 93 पैसे करोड़ यूएस डॉलर 4,70,000 प्राप्त हुए थे, ज्ञानवेल राजा ने थंगालान की रिलीज से पहले अतिरिक्त 1 रुपया करोड़ यूएस डॉलर 1,20,000 का भुगतान किया। इसलिए समनुदेशिती ने वर्तमान आवेदन किया, जहां अदालत ने कोई अन्य विकल्प न होने पर जारी किया था कि यदि 13 नवंबर तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो फिल्म रिलीज नहीं की जाएगी। 200 बाद में ज्ञानवेल राजा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस रमन ने एक बयान प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उनका दावा है कि उनके मुवक्किलों ने 6 रुपये 41 पैसे करोड़ 7,70,000 यूएस डॉलर की राशि जमा कर दी है और शेष 3 रुपये 75 पैसे करोड़ 4,50,000 यूएस डॉलर का भुगतान 4 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने फिल्म की रिलीज की अनुमति देते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश हटा दिया। 203 204 वितरकों और प्रदर्शकों के बीच सिनेमाघरों के आवंटन और लाभ साझाकरण पर विवाद के कारण फिल्म की अग्रिम बुकिंग में देरी हुई। 205 चूंकि वितरकों ने बहुत ज्यादा कीमत लगाई, जिस पर थिएटर मालिकों और प्रदर्शकों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया, इसलिए तमिलनाडु के कई सिंगल स्क्रीन थिएटर और मल्टीप्लेक्स ने फिल्म को दिखाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए और प्रदर्शकों ने 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई अमरन को प्राथमिकता दी, जिससे ज्यादा दर्शक आए। निजाम क्षेत्र में तेलुगु संस्करण की रिलीज को भी इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके वितरक मैत्री मूवी मेकर्स का एशियन सिनेमा और पीवीआर आइनॉक्स के साथ मतभेद था, जिसके परिणामस्वरूप इन चेन के स्वामित्व वाले सिनेमाघरों में बुकिंग में देरी हुई। 206 एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए स्टूडियो ग्रीन के सीईओ जी धनंजयन ने आश्वासन दिया कि फिल्म दुनिया भर में 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। 160 इसमें दक्षिण भारत में 2,500 स्क्रीन और उत्तर भारत में 3,000 से 3,500 स्क्रीन शामिल थीं। 160 161 तमिलनाडु में फिल्म 700 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। 160 जबकि केरल में थिएटर प्रीमियर के लिए 500 से अधिक स्क्रीन की योजना बनाई गई थी। 162 वितरण तमिलनाडु के वितरण अधिकारों को अभिनेश एलंगोवन की अबी एंड अबी एंटरटेनमेंट और शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने हासिल कर लिया है। 163 एए फिल्म्स को शुरू में हिंदी डब संस्करणों के लिए नाट्य वितरण भागीदार के रूप में प्रकट किया गया था, लेकिन जनवरी 2023 में पेन स्टूडियोज ने कथित तौर पर हिंदी नाट्य वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 164 कर्नाटक नाट्य अधिकार केवीएन प्रोडक्शंस को बेचे गए। 165 फिल्म के सहनिर्माता यूवी क्रिएशंस ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वितरण अधिकारों के अधिग्रहण को संभाला, जबकि निजाम क्षेत्रों के नाट्य अधिकार मैत्री मूवी मेकर्स द्वारा हासिल किए गए। 166 केरल के नाट्य अधिकारों को शुरू में ई4 एंटरटेनमेंट को बेचा गया था, लेकिन श्री गोकुलम मूवीज ने अंतः अधिकार हासिल कर लिए और फिल्म का वितरण ड्रीम बिग फिल्म्स के माध्यम से किया गया। 167 168 उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकार प्रत्यंगिरा सिनेमा द्वारा अधिग्रहित किए गए। 168 रिलीज से पहले का कारोबार बताया गया है कि कंगुवा ने डिजिटल, ऑडियो, सैटेलाइट और वितरण अधिकारों सहित 500 रुपये करोड़ 60 यूएस डॉलर मिलियन से अधिक की प्री रिलीज वसूली की है। ऐसा करने वाली यह पहली तमिल फिल्म बन गई है जिसने लियो 2023
के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिसने कथित तौर पर 400 रुपये करोड़ 48 यूएस डॉलर मिलियन किया था। 169 फिल्म के दक्षिण भारतीय डिजिटल अधिकार 80 रुपये करोड़ यूएस 9.6 मिलियन में बेचे गए। 170 हिंदी सैटेलाइट डिजिटल और नाट्य अधिकार कथित तौर पर 100 रुपये करोड़ 12 यूएस डॉलर मिलियन में बेचे गए। 164 तेलुगु भाषी क्षेत्रों में नाट्य अधिकार 2530 करोड़ यूएस 3.6 मिलियन के बीच थे। डी केरल के नाट्य अधिकार 10 रुपये करोड़ यूएस 1.2 मिलियन में बेचे गए। 173 फिल्म के विदेशी नाट्य अधिकार 40 रुपये करोड़ यूएस 4.8 मिलियन में बेचे गए, जो किसी तमिल फिल्म के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ था। 168 होम मीडिया फिल्म के भारतीय दक्षिण क्षेत्र की भाषाओं के डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो द्वारा अधिग्रहित किए गए। 174 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया कंगुवा को आलोचकों से नकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सूर्या के प्रदर्शन और फिल्म की छायांकन की प्रशंसा की, लेकिन आलसी लेखन, खराब पटकथा, संपादन और ध्वनि की आलोचना की, इसे तेज कहा। 175 176 177 178 179 टाइम्स नाउ की रईसा नसरीन ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, यह कहना सुरक्षित है कि कंगुवा अपने विषय पर खरी उतरती है, जो एक युद्ध फिल्म है जो 2 समय सीमाओं वर्तमान और अतीत के बीच घूमती है। 180 फर्स्ट पोस्ट के गणेश आगलेव ने 3/5 स्टार दिए और लिखा, कंगुवा एक बेहतरीन फिल्म नहीं है, लेकिन एक अच्छी मनोरंजक फिल्म है जिसमें सूर्या का बेहतरीन अभिनय सबसे बड़ा आकर्षण है। 181 इंडिया टुडे की जन्नी के ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, कंगुवा एक एक्शन फंतासी ड्रामा है जो आसमान छूने का लक्ष्य रखती है। दुख की बात है कि यह उड़ान भरने से बहुत पहले ही लड़खड़ा जाती है। फिल्म के शुरुआती 20 मिनट, जिसमें वर्तमान समय का हिस्सा दिखाया गया है, वास्तव में धैर्य की परीक्षा है। न तो तथाकथित कॉमेडी जमती है और न ही आपको यह समझ में आता है कि क्या हो रहा है। 182 इंडियन एक्सप्रेस के अविनाश रामचंद्रन ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, कंगुवा निश्चित रूप से एक चिंगारी है जो जंगल में आग लगा सकती थी, लेकिन यह धीरे धीरे सुनहरे अंगारे में बदलने से पहले कुछ पेड़ों को जलाकर राख कर देती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि क्या हो सकता था। 183 एनडीटीवी के सैबल चटर्जी ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, कंगुवा एक दृश्य उपचार है जो स्टार की जबरदस्त स्क्रीन उपस्थिति से भरा है। अगर स्क्रिप्ट में केवल संवेदी और भावात्मक से अधिक कुछ होता, तो यह एक ऐसी फिल्म होती जो पूरी तरह से उस सीक्वल की हकदार होती जो अभी बन रही है। 184 न्यूज 18 के किरुभाकर पुरुषोत्तमन ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, कंगुवा की मुख्य समस्या यह है कि यह एक ही फोकस रखने में विफल रहती है। यह तय नहीं करती कि यह पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में एक फिल्म है या 2 जनजातियों के बीच बदला लेने की कहानी है। 185 पिंकविला के गौतम एस ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, कांगुवा, जिसे एक काल्पनिक एक्शन फिल्म के रूप में प्रचारित किया गया था, ने फिल्म के कई पहलुओं को अनदेखा कर दिया है। फिल्म के कट्टर सूर्या प्रशंसकों को भी निराश करने की संभावना के साथ सिनेमाघरों में इसे देखने से बचना बेहतर होगा। 186 ओटीटी प्ले की प्रतिभा जॉय ने 2.5 स्टार दिए और लिखा, सूर्या कांगुवा में जीते और सांस लेते हैं और यह उनका सबसे अच्छा काम है, लेकिन यह फिल्म को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है जो अन्य सभी छोरों पर झह रही है। 187 द नेशनल के अंकित ओझा ने 2/5 की रेटिंग दी और लिखा, अपनी दोहरी भूमिका में सूर्या के प्रदर्शन की तीव्रता और खलनायक के रूप में देओल की भयानक उपस्थिति दर्शकों को अंत तक ले जाएगी, लेकिन सिनेमाघरों से बाहर निकलने पर आपके पास पकड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो दोस्तों, इसका पिछला जो पार्ट है वो एक तरह से रिलीज़ होते हुए देखने को मिला था 16 सितंबर 2023 को ITF फेस्टिवल में, और इसे फिर रिलीज़ कर दिया गया था 3 नवंबर 2023 को एक तरह से
नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर और 95 मिनट इसकी टोटल रन लेंथ थी। बाकी इसका दूसरा पार्ट हमें बहुत जल्द देखने को मिल रहा है। उसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।